नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, स्टैटिस्टिक्स, इसका जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो किया था, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग है ना, वो किया था गोटफ्राइड एकेनवॉल ने। ठीक है, गोटफ्राइड एकेनवॉल। ठीक है, कब किया था? 1749 में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सांख्यिकी का जन्मदाता भी इनको बोला जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है ऑब्वियसली वो स्टेट से बना है, जिसका अर्थ राज्य से होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि कभी भी जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, जो भी डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन जो है वो उस डेटा के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, है ना, अपने को उसमें से क्या निकालनी पड़ती है? इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, ताकि हम उसका यूज कर सकें। ठीक है, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है, शुरू में क्या होता था कि जैसे सबसे पहले क्या किया जाता था कि सबसे पहले डेटा कलेक्शन हो गया, फिर उसको जैसे मान लो सारणी रूप में, है ना, या उसका क्या किया जाता था? वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, है ना, भी ग्राफ रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। बट ये भी सफिशिएंट नहीं था, मतलब इतना ऐसे काम नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है ना, जो ह्यूमन माइंड है, वो इनएक्टिव, मतलब इन चीज़ों में क्या होता है कि ज़्यादा उनको उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इससे उसको एक डायरेक्ट एक मेजर चाहिए होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है, ताकि वो चीज़ों को कंपेयर कर सके, उसके बारे में निर्णय ले सके और फ्यूचर को प्लान कर सके, है ना। तो इसके लिए कुछ एक मेजर्स लाए गए, है ना, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेजर्स थे। जैसे कि अंक समूह मतलब जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, अंक समूह को सभी अंक समूह के सभी मौलिक लक्षणों, अंक समूह के सभी मौलिक लक्षणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए निम्न चार प्रकार के माप किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा कलेक्शन था वो उसको कुछ अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ एक मेजर थे, जो चार बेसिक अच्छे मेजर थे जिनको यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है ए नंबर पे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है डेटा के बारे में? ये बताता है कि अंक श्रेणी जो है, अंक श्रेणी का सारांश, वह केंद्रीय मूल्य ज्ञात होता है। ठीक है, भी कोई भी एक जैसे माध्य है
है ना। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इसमें आएगा, जैसे माध्य हो गया, मध्यिका हो गया या बहुलक हो गया, है ना। तो ये सब मेजर्स क्या करते हैं, बहुत से डेटा कलेक्शन के बारे में सिर्फ एक डेटा हमें मिलता है, सिर्फ एक। जैसे माध्य अगर उसका 50 है तो हमें उस पूरी सारणी का एक जो बेस है, जो एक टिपिकल वैल्यू है वो हमें मिलती है कि ये इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो माध्य के आधार पे 50 के आसपास डेटा वो सेंटर्ड है सारा, है ना। तो ये होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, ये हम थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे। बट एक बार हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि किन किन चीज़ों को इसमें यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, है ना। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा अपने और लिख सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है ना। इसको सांख्यिकीय माध्य भी बोला जाता है ना, सांख्यिकी माध्य, ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको स्थान संबंधी माप भी बोल दिया जाता है ना। स्थान संबंधी माप ये भी बोल दिया जाता है, मेजर ऑफ लोकेशन, है ना, मेजर ऑफ लोकेशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि स्थान संबंधी कौन से होते हैं, है ना, ये कैटेगरी होती है आगे, थोड़ा इसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रतिरूप मूल्य, है ना। इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, प्रतिरूप मूल्य, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, टिपिकल वैल्यू, टिपिकल वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से इनको सारांश अंक भी कह सकते हैं, है ना। ये अलग अलग नाम है ना। एग्जाम में किसी को इसकी के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसको कि समरी नंबर्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में हम, ठीक है, समरी नंबर्स, ठीक है। तो ये सब इसके अलग अलग नाम हैं। और एक जो अर्थशास्त्री है, जैसे एक कोटेशन है जिसको आप याद रख सकते हो, एक डॉक्टर बाउले हुए हैं, बाउले, उन्होंने बोला था कि सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी को उन्होंने माध्यों का विज्ञान बोला था, है ना। क्या बोला था, माध्यों का विज्ञान, ठीक है। तो इस कोटेशन को आप याद रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, साइंस ऑफ एवरेजेज, एवरेजेज, ठीक है। तो इस तरीके से। और एक डेफिनेशन अगर एक इसको अच्छे से समझने के लिए कि किसको बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय जो प्रवृत्ति के माप है, इसका होता है कि समंकों के, समंक किसको बोलते हैं, हम ओब्वियसली जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, तो समंकों के लक्षणों को, समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए सांख्यिक को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्यों का निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है, का निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है। भी जो लक्षण है उसके, है ना, जो भी सारणी अपने को, जो भी डेटा कलेक्शन हमने किया है, उसको कम से कम अंकों में, है ना, तो उसका जो सारांश जो रूप है वो हमें कौन दिखाता है, ये जो माध्य हैं, ठीक है। तो माध्य कौन कौन से होते हैं, किन किन कैटेगरी में होते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आता है
कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ना, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य व कार्य। ठीक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उसका क्या क्या उद्देश्य है ना, जो सांख्यिकी माध्य हैं। सबसे पहला आता है कि एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। ठीक है, एक जो ब्रीफ पिक्चर होती है ना, वो अपने को दिखाते हैं ये ब्रीफ पिक्चर। ठीक है, कि जैसे मान लो कि डेटा तो ऑब्वियसली बहुत रहता है ना, तो उस पूरे डेटा को अलग मतलब अच्छे से ऑब्जर्व कर पाना, उसके बारे में कंक्लूजन निकाल पाना, उसका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ये जो माध्य हैं उसका एक ब्रीफ पिक्चर अपने को दिखाते हैं कि इसके आसपास ये डेटा है ना। अब जैसे माध्य है तो माध्य हमें क्या बताता है कि जो वैल्यू है वो इसके आसपास है ना। मीडियन जो है वो हमें क्या बताती है, मध्यिका बताती है कि इसका जो आधा हिस्सा है वो इस वैल्यू के आगे है और आधा हिस्सा इस वैल्यू के पीछे है, वो मध्यिका से हमें पता चलता है ना। इसी तरीके से बहुलक है, तो बहुलक हमें क्या बताता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो रिपीट हुई है वो कौन सी है इस डेटा में, वो जो भी उसका बहुलक रहेगा वो होगा, है ना। तो ये जो डेटा है वो हमें एक ब्रीफ पिक्चर देता है, एक संक्षिप्त चित्र देता है इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद आता है कि दूसरी विशेषता इसकी क्या रहेगी, दूसरी रहेगी कि तुलना की सुविधा, है ना। तुलना के रूप में इनका उपयोग किए जा सकते हैं। अब मान लो आपको 2 डेटा कलेक्शन हुए हैं, 2 स्टेट के हुए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट के हुए हैं, तो अगर आपको उनकी तुलना करनी हो तो वो तुलना करने के लिए जो माध्य हैं वो बहुत ज़्यादा अपने यूजफुल है ना, इनका उपयोग किया जाता है। तो कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए इनका यूज किया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्यों का ना, सांख्यिकीय माध्यों का। फिर आता है 3 नंबर कि जो समग्र का प्रतिनिधित्व करना, है ना, समग्र का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, है ना, रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। ठीक है, यानी कि पूरे ग्रुप के बारे में सिर्फ एक ही वैल्यू अपने को इन्फॉर्मेशन दे रही है ना। तो समग्र का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, ये सांख्यिकीय माध्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 4th नंबर, है ना। ये क्या होता है कि जैसे सांख्यिकीय विवेचन का आधार, है ना, सांख्यिकीय विवेचन का आधार। ठीक है, यानी कि मान लो आप जब जैसे हम ये पढ़ेंगे आगे जाएंगे इसमें, तो ये पता चलेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद हम जैसे ये रहता है कि विषमता के बारे में पढ़ेंगे, अपकिरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतीपगमन आ गया, है ना। तो ये जो आगे का जो सारा जो मेथड्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो इन्हीं माध्यों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सांख्यिकीय जो माध्य है, जो मीन है, मोड है, मीडियन है ना। तो ये जो सांख्यिकीय विवेचन जो वर्ड है ना, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे भी आप आगे पढ़ेंगे कि अपकिरण है, अपकिरण को जैसे अपकिरण में जैसे इनका यूज किया जाएगा, जैसे आप पढ़ोगे समांतर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे, है ना, तो उसमें आप मीन का ही यूज करोगे, है ना, मीन मोड और इन सब का ही यूज करोगे, है ना। मीन डेविएशन पढ़ोगे तो उसमें तीनों का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ मीन से ही उसका यूज किया जाता है। तो ये सब जो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए सांख्यिकीय विवेचन क्या कहलाता है। काफ़ी बार ये बच्चे इस वर्ड को नहीं समझ पाते कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि आप इनका यूज आगे और बहुत से मेथड्स में एज ए बेस करोगे, है ना। तो इस तरीके से फिर जो इसकी लास्ट जो डेफिनेशन है वो ये रहती है, लास्ट जो इसका उद्देश्य या कार्य है वो ये रहता है कि पथ प्रदर्शन करना, है ना, पथ प्रदर्शन करना, है ना, मतलब कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
अब ऑब्वियसली बात है कि जैसे अब बहुत सा डेटा कलेक्शन ऐसा होता है, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके बारे में डेटा कलेक्शन होगा, उनके बारे में अपने को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो अब ऑब्वियसली हम उसके ऊपर काम करेंगे कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए, है ना। तो ये पथ प्रदर्शन का काम भी किससे आता है, इन सांख्यिकीय माध्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो माध्य हैं वो सांख्यिकीय माध्य हैं, इनका जो कैटेगराइज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मान लो कि जैसे सबसे पहले आते हैं काइंड, है ना। जैसे इनको किस तरीके से अलग अलग बांटा जाता है, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, है ना। यानी कि इनकी कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है पोजिशनल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल एवरेजेज, है ना। इनको बोला जाता है स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य, है ना। तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे। फर्स्ट होगा मोड, ठीक है। सेकंड होगा मीडियन, ठीक है, यानी बहुलक और मध्यका। ये दोनों जो है ये कौन से माध्य हैं, स्थान संबंधी माध्य हैं, है ना, स्थिति संबंधी माध्य हैं। तो क्या होता है कि जैसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य नहीं है ना। तो जैसा ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो माध्य रहता है एक्स बार, है ना, तो उसको इसमें गिन लेते हैं, लेकिन वो इसको शामिल इसमें नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ बहुलक और मध्यकों को शामिल किया जाता है ना। उसको माध्य जो है वो गणितीय एवरेज है ना। जैसे कि हम अभी देखेंगे कि 2 नंबर जो आता है इसमें कैटेगरी वो आती है गणितीय माध्य, है ना, मैथमेटिकल एवरेजेज, है ना, मैथमेटिकल एवरेजेज। इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, इसमें कई कैटेगरीज कई शामिल हैं। जैसे फर्स्ट में आता है अर्थमेटिक मीन, है ना, जिसको सिंपली मीन भी बोल देते हो आप, है ना, अरिथमेटिक मीन, या सिंपली इसको मीन बोल दिया जाता है, माध्य बोल दिया जाता है हिंदी में, है ना। तो एक याद रखना ये स्थान संबंधी माध्य नहीं है, ठीक है। फिर 2 नंबर आता है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन गुणात्मक माध्य, है ना, गुणात्मक माध्य, ठीक है। 3 नंबर आता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, ठीक है। फिर 4 नंबर आता है क्वाड्रेटिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, है ना। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इनमें से कौन कौन से गणितीय माध्य हैं, कौन कौन से स्थान संबंधी माध्य है ना, तो थोड़ा इसको याद रखना है। फिर आता है 3 नंबर की कैटेगरी, इसमें बिजनेस एवरेजेज को रखा जाता है, बिजनेस एवरेजेज, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है फर्स्ट नंबर मूविंग एवरेज, है ना, टाइम सीरीज में यूज किया जाता है मूविंग एवरेजेज। सेकंड नंबर आएगा प्रोग्रेसिव एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेजेज, और कंपोजिट एवरेज, कंपोजिट एवरेज, ठीक है। तो ये सारी इनकी कैटेगरीज हैं। जितने भी सांख्यिकीय माध्य हैं उन सबको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, पोजिशनल एवरेज, ठीक है, और मैथमेटिकल एवरेज और बिजनेस एवरेज। जो स्थान संबंधी माध्य हैं उसमें मोड और मीडियन, बहुलक और मध्य का, और गणितीय जो माध्य हैं उनमें माध्य, गुणात्मक माध्य, हरात्मक माध्य और क्वाड्रेटिक मीन, इनको रखा जाता है। और जो बिजनेस एवरेज है उसमें मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, इनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमने शुरू किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हमने देख लिया कि किन किन चीज़ों को इसमें रखा। जैसे मोड है, मोड को हम दिखाते हैं जेड से, ठीक है, बहुलक। और जो मीडियन है इसको हम दिखाते हैं, शो करते हैं एम से,
और जो अरिथमेटिक मीन है इसके लिए हम जो चिन्ह यूज करते हैं एक्स बार, है ना। तो ये बहुत आगे यूज होगा। जीएम होता है जियोमेट्रिक मीन के लिए, एचएम होता है हार्मोनिक मीन के लिए, है ना। तो इस तरीके से फिर जो देखो हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं कि जैसे ए नंबर हमने देखा था कि अंक समूहों की सभी मौलिक लक्षणों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिए 4 प्रकार के माप किए जाते हैं ना। तो फर्स्ट माप कौन सा था? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थी, है ना। अब आते हैं हम सेकंड माप पे। जो दूसरा माप है वो कौन सा था? तो दूसरा माप अपना है अपकिरण के माप, अपकिरण के माप, ठीक है। अपकिरण के माप, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। इससे क्या मतलब है? देखो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है कि श्रेणी के विभिन्न मूल्य उसके माध्य से कितनी औसत दूरी पर है, कितनी औसत दूरी पर है, ठीक है। और अथवा उनका बिखराव या फैलाव कैसा है। ये वर्ड्स याद रखने हैं ना, बिखराव या फैलाव कैसा है, ठीक है। और एक और लाइन लिख सकते हैं कि अपकिरण से समंक श्रेणी की रचना का आभास होता है ना। समंक श्रेणी की रचना का आभास होता है, ठीक है। अब इसमें से जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद रखने वाले वो ये है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, सबसे पहला तो अपकिरण ही जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। फिर उसके बाद आता है कि माध्य से औसत दूरी, ठीक है। माध्य से इसकी औसत दूरी क्या है ना। फिर आ गया वर्ड बिखराव, ठीक है। इसके लिए अपकिरण के लिए बिखराव वर्ड यूज किया जाता है या फैलाव वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। और समंक श्रेणी की रचना के बारे में हमें क्या देते हैं? ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद आता है कि ये जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग नाम है, इनको हम थोड़ा जैसे इसका लिख सकते हैं कि एक वर्ड यूज कौन कौन से किए जाते हैं। जैसे वेरिएबिलिटी भी वर्ड को भी यूज किया जाता है इसके लिए, है ना। वेरिएबिलिटी, है ना। वेरिएबिलिटी वर्ड जो है वो भी वेरिएबिलिटी कह लो, है ना। या भी इसके साथ ही डिस्पर्शन तो अपने पढ़ ही लिया है ना कि डिस्पर्शन तो इसको बोलते ही है। उसके बाद आता है कि जैसे क्यों इसका यूज हुआ, है ना। इसका क्यों अपने को आवश्यक, अगर हमारे पास जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे, माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये सब था अपने पास, तो अपकिरण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो वैसे तो हमने डेफिनेशन में देख ही लिया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि जैसे समंक श्रेणी के बारे में, समंक श्रेणी के बारे में यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल इसका माध्य जानना आवश्यक है, इसका माध्य जानना आवश्यक है, जो कि हमने पहले अभी देखा, पीछे पढ़ा एक नंबर टॉपिक में, आवश्यक है। बल्कि विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का उस माध्य से औसत अंतर
से औसत अंतर और श्रेणी की संरचना तथा स्वरूप आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। पूरी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। ठीक है, अब ये जो आवश्यकता थी वो माध्य, मध्यिका और बहुलक वो पूरी नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ एक टिपिकल वैल्यू दे रहे थे और वो जो बाकी जो व्यक्तिगत मूल्य हैं उनसे उनका डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा था। वो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि एक श्रेणी है तो उस श्रेणी का उसके माध्य से अंतर जो होगा, है ना, वो अंतर हमें बताएगा कि उसकी संरचना क्या है ना, उसका स्वरूप क्या है, और वो जानना जरूरी है अगर आप किसी भी समग्र श्रेणी की जो संपूर्ण जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, अपकिरण की, है ना, डिस्पर्शन की, जो हमें बताता है कि श्रेणी का बिखराव कितना है, फैलाव कितना है, इसकी संरचना क्या है, इसका स्वरूप क्या है ना, तो इसकी वेरिएबिलिटी क्या है। ये सारे वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनके ऊपर पूछा जाता है। और मे भी आप कई बार देखोगे कि जैसे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो कि एक उदाहरण लेते हैं कि दो संख्याएं हैं जैसे 50 और 50, है ना, और दूसरी है 99 और 1। अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो टोटल करके इसका एवरेज निकालो तो वो कितना आएगा, 50। तो 99 + 1/2 इक्वल टू 100/2 तो 50। अब आपने देखा कि दोनों का माध्य तो क्या है, 50 है, क्योंकि समंकों का योग बटा समंकों की संख्या, है ना, तो दोनों का माध्य तो आ रहा है 50। तो क्या इस 50 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जो संरचना है वो समान है। मान लो अगर ये इनकम है कि दो व्यक्तियों की आय 50-50 है और इस तरफ दो व्यक्तियों की आय जो है वो है 99, एक व्यक्ति की आय 99 है और दूसरे की 1 है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें संरचना का पता नहीं है, अगर हमें सारणी समग्र श्रेणी के स्वभाव और स्वरूप का पता नहीं है, तो हम पॉलिसी कंक्लूजन जो है, जो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा सारणी के बारे में, वो सही नहीं निकल पाएगा, है ना। उसके लिए हमें अपकिरण की ज़रूरत पड़ती है।